हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक एक ही चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का कोई ट्रिक हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको कोशिश करना है कि सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर करें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब आपको ये पता चलेगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया और आपको कितने प्रैक्टिस की ज़रूरी है। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट डेली करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव हाइयर वैल्यू एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ फॉर सेम क्रॉस सेक्शनल। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर का जो कंडक्टिविटी होता है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है कॉपर का वो ज़्यादा होता है कॉपर की तुलना में। और इसके अलावा अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो कॉपर एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए कॉपर का ज़्यादा होता है और एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है और कॉपर का कम होता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को छोड़कर ये तीनों एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है एल्युमिनियम का वो कम होता है कॉपर की तुलना में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट चॉक एक्ट एज। ऑप्शन ए है स्टार्टर, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर इम्प्रूविंग डिवाइस, ऑप्शन सी है सोर्स ऑफ हीट, ऑप्शन डी है करंट लिमिटिंग डिवाइस। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में चॉक का 2 फंक्शन होता है। एक फंक्शन होता है कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना और दूसरा होता है करंट को लिमिट करना। तो अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ पर करंट लिमिटिंग डिवाइस हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका एक और काम होता है कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना। जब इनिशियल में इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो गैस को आयनाइज करना पड़ता है, तो आयनाइज करने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है और हम लोग जानते हैं इंडक्टर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इंडक्टर जो है यानी कि ये जो चॉक होता है वो हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड करता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा करंट लिमिटिंग डिवाइस। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, करंट लिमिटिंग डिवाइस की तरह और एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है चॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन डायोड इज। ऑप्शन ए है 0.3 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.7 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1 वोल्ट, ऑप्शन डी है 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल बैरियर वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज के बाद अगर वोल्टेज का अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो वो कंडक्टिंग मोड में आता है डायोड। तो सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू होता है 0.7 होता है, वही अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 वोल्ट होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। यानी हम अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू अगर 0.7 वोल्टेज से अधिक करेंगे तभी इसमें करंट का कंडक्शन होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है 200 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 50 हर्ट्ज। तो पावर सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी इंडिया में है वो 50 हर्ट्ज होता है
और वही वोल्टेज की बात करें डोमेस्टिक में तो वो 230 वोल्ट होता है। तो दोनों आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है रिएक्टेंस, ऑप्शन डी है कैपेसिटेंस। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इसका लेंथ तो छोटा होता है यानी कम होता है, और कैपेसिटेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ कम होने के कारण इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी कम हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किस पैरामीटर को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो कैपेसिटेंस होगा। और वही मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है लंप्ड, और वही लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो तीनों बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द गेट करेंट इज इंक्रीज्ड देन एनोड कैथोड डिवाइस एनोड कैथोड वोल्टेज एज एट व्हिच SCR क्लोजेज। ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन द सेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जैसे जैसे हम लोग गेट करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है जहाँ के उस वोल्टेज पर जहाँ के बाद SCR जो है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आता है वो वोल्टेज पहले की तुलना में कम लगता है। यानी कि जब हम गेट करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे तो पहले की तुलना में ब्रेक ओवर वोल्टेज जो होता है कम हो जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं जहाँ पर ब्रेक ओवर वोल्टेज लिखा हुआ है, अगर हम गेट करंट का वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ब्रेक ओवर वोल्टेज जो होगा उसका वैल्यू घटता आ जाएगा। यानी कि अगर करंट बढ़ाएंगे तो कम वोल्टेज पर ही SCR टर्न ऑन हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो SCR जो हो जाए क्लोज हो जाएगा, यानी कि वो जो वोल्टेज चाहिए एनोड कैथोड वोल्टेज वो कम वोल्टेज पर ही ऑन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट। ऑप्शन ए है लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन डी है लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर की ओर चलते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में आपने पढ़ा होगा ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, शाफ्ट पे कोई लोड नहीं होता है और ये जो होता है ओवर एक्साइटेड होता है, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर मोड पे होता है। तो वो सिंक्रोनस मोटर की बात होती है। तो सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड में लीडिंग की तरह कार्य करता है पावर फैक्टर पर, और वही अल्टरनेटर में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओवर एक्साइटेड में लैगिंग की तरह कार्य करता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ओवर एक्साइटेड में लीडिंग की तरह, और अल्टरनेटर की बात करें तो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इन ए सिंगल फेज और 2 वायर DC लाइन। ऑप्शन ए है इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ आइदर कंडक्टर, ऑप्शन बी है डबल द रेसिस्टेंस ऑफ आइदर कंडक्टर, ऑप्शन सी है हाफ ऑफ द आइदर कंडक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो अगर हम 2 वायर DC लाइन की बात करें तो उसमें 2 कंडक्टर होते हैं। तो टोटल जो रेसिस्टेंस होगा दोनों कंडक्टर का रेसिस्टेंस का योग होगा, और दोनों कंडक्टर का लेंथ सेम होता है तो हम किसी एक कंडक्टर के लेंथ का दुगुना भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए डबल द रेसिस्टेंस ऑफ आइदर कंडक्टर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अपना स्कोर जान सकते हैं, आप अपना लेवल जान सकते हैं कि आप कितने लेवल पे हैं, आपको किस तरह की तैयारी करनी है, कितना तैयारी करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों आप डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आप, और कोशिश आपको ये भी करना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसको छोड़ देना है, तभी आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नो लोड स्पीड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज हाईएस्ट। ऑप्शन ए है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी है शंट मोटर, ऑप्शन डी है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और लोकप्रिय क्वेश्चन है।
दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम सीरीज मोटर की बात करें तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो कम होता है, जिसके कारण हम लोग जानते हैं स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू कम होता है जिसके कारण स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सीरीज मोटर में ऐसा होता है, तो सीरीज मोटर को हम लोग बिना लोड के स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉवलिंग इज ए फिनोमिना मेनली एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए है सेवंथ हार्मोनिक, ऑप्शन ए है थर्ड हार्मोनिक, ऑप्शन बी है फिफ्थ हार्मोनिक, ऑप्शन सी है सेवंथ हार्मोनिक, ऑप्शन डी है सेकेंड हार्मोनिक। तो क्रॉवलिंग जो होता है उसमें स्पीड जो होता है वो हो जाता है सेवंथ हार्मोनिक पर स्पीड, यानी कि NS/7। तो क्रॉवलिंग जो फिनोमिना एसोसिएटेड है वो सेवंथ हार्मोनिक से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन कॉमन एम्पलीफायर मोड हैज, ऑप्शन ए है मीडियम इनपुट रेसिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है लो इनपुट रेसिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी है लो इनपुट रेसिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है ए हाई इनपुट रेसिस्टेंस एंड हाई आउटपुट एंड रेसिस्टेंस। दोनों आपको तीनों मोड में इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू याद करना, यानी कि कम होता है या ज़्यादा होता है। तो अगर कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस में जो होता है इनपुट रेसिस्टेंस लो होता है और आउटपुट रेसिस्टेंस हाई होता है। और वही यदि हम कॉमन इमीटर की बात करें तो कॉमन इमीटर में इनपुट रेसिस्टेंस मीडियम होता है, मॉडरेट होता है, और आउटपुट रेसिस्टेंस भी मॉडरेट होता है। यदि हम कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इनपुट रेसिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस लो होता है, यानी कि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। और वही कॉमन इमीटर की बात करें तो मीडियम होता है इनपुट इम्पीडेंस रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस भी मीडियम या लो होता है। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए है मीडियम इनपुट रेसिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेसिस्टेंस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉमन बेस में लो इनपुट रेसिस्टेंस तो इसका उल्टा आउटपुट हो जाएगा हाई। अगर कॉमन इमीटर की बात करें तो दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों मीडियम होगा यानी मॉडरेट होगा। और यदि कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इनपुट हाई होगा, आउटपुट लो रेसिस्टेंस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर एट इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए है TC ग्रेटर देन TD, ऑप्शन बी है TC लेस देन TD, ऑप्शन सी है TC इक्वल टू TD, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये सबसे पहले जानते हैं TC और TD क्या है। TC जो है कंट्रोलिंग टॉर्क है और TD जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। जब किसी हम पैरामीटर को मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू जब अप्लाई करते हैं वो जिसको हम मेजर करना है तो पॉइंटर जो होता है वो मूव करता है रीडिंग देने के लिए। तो रीडिंग देने के लिए उसको मूव करने के लिए एक टॉर्क की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वही जब हम पैरामीटर जो हमको मेजर करना है उसको हटा लेते हैं तो वो फिर पॉइंटर अपने जीरो अवस्था में यानी कि पहले की अवस्था में आ जाता है। तो फिर उसको जीरो की अवस्था में आने के लिए एक टॉर्क की आवश्यकता होती है जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो दोनों टॉर्क आप समझ गए, TD और TC और TD। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में TC और TC दोनों बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटा बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज, ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी है बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी है आइदर यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन डी है नन। तो माइक्रो प्रोसेसर में तीन प्रकार के बस होते हैं, एक डाटा बस होता है, एक एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है। तीनों आपको याद रखना है नाम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रकार की माइक्रो प्रोसेसर में बस होते हैं, तो तीन प्रकार के, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। अगर डाटा बस करें तो डाटा का जो फ्लो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, इसलिए डाटा जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। यदि हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो होता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है जिसके कारण इसको यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है डाटा बस, तो डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज स्टील बिकॉज इट हैज़, ऑप्शन ए है हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन बी है हाई परमिटिविटी, ऑप्शन सी है लो सक्सेप्टिबिलिटी, ऑप्शन डी है लो परमेबिलिटी। तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो दो तरह के होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है
सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसका परमिटिविटी जो होता है, परमेबिलिटी जो होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी जो होता है वो होता है लो। अगर हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी जो होता है हाई होता है। तो ये जो है स्टील, ये स्टील होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक स्टील जो होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है और इसका जो होता है परमेबिलिटी जो होता है वो लो होता है। तो इसी का परमेबिलिटी लो होने के कारण इसको मैग्नेटाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लो परमेबिलिटी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मैग्नेटिक कंपास नीडल बिहेव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए है इट एश्योर्स ए पोजीशन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी है इट स्टार्ट रोटेटिंग। ऑप्शन सी है इट एश्योर्स ए पोजीशन व्हिच फॉलो ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो मैग्नेटिक नीडल का प्रयोग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने में भी यूज किया जाता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक नीडल को रखिएगा तो उसका जो नीडल होता है वो विक्षेप करता है, यानी कि उसमें मूवमेंट होने लगता है। तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कैसा होता है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये जो होता है मूवमेंट, यानी उसका नीडल जो होता है मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को फॉलो करने लगता है। तो उसी जिस डायरेक्शन में वो होता है उसी डायरेक्शन में इसका नीडल भी फॉलो करने लगता है। तो ऑप्शन सी अगर देखें तो इट एश्योर्स ए पोजीशन व्हिच फॉलो ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम इज स्टेबल फॉर वेयर जी एम इक्वल टू गेन मार्जिन एंड पी एम इक्वल टू फेज मार्जिन। ऑप्शन ए है जी एम एंड पी एम बोथ पॉजिटिव। ऑप्शन बी है जी एम एंड पी एम बोथ निगेटिव। ऑप्शन सी है जी एम निगेटिव। ऑप्शन डी है जी एम निगेटिव, पी एम निगेटिव। तो किसी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जी एम यानी कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों को पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एलिमेंट व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज एडेड एज डोपेंट। ऑप्शन ए है ग्रुप 5। ऑप्शन बी है ग्रुप 2। ऑप्शन सी है ग्रुप 3। ऑप्शन डी है ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 से जो होता है सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल बिलोंग करते हैं और इसमें पूछा गया है डोपेंट की, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी की बात करें तो डोनर इम्प्योरिटी जो होता है वो टेबल नंबर 5 से, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 5 होती है, ताकि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। और वही एक्सेप्टर एटम की बात करते हैं तो वो जो लिया जाता है वो ग्रुप 3 से लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए जो होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है और वो जो होता है ग्रुप 5 यानी कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 से लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रुप 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीट हाई करेंट डिमांड वी यूज SCR इन। ऑप्शन है सीरीज कनेक्शन। ऑप्शन बी है पैरेलल कनेक्शन। ऑप्शन सी है एंटी पैरेलल कनेक्शन। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो जिस तरह हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हाई करंट को प्राप्त कर सकें, उसी तरह SCR को भी हाई करंट डिमांड में पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हाई वोल्टेज डिमांड की बात करता है तो वो सीरीज में हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो पूछा गया है हाई करंट डिमांड के लिए, तो हाई करंट डिमांड के लिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर्स मेनली काउज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक आर। ऑप्शन है ग्रॉस एरर। ऑप्शन बी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑप्शन डी है सिस्टमेटिक एरर। तो एरर जनरली 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और तीसरा होता है रैंडम एरर, यानी कि ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर जो होता है वो जो उसका जो कारण होता है हम लोग के कारण होता है, या ये हम लोग के गलतियाँ के कारण जो एरर उत्पन्न होती है उसी को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया, जो एरर जो कि ह्यूमन के मिस्टेक के कारण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज फील्ड कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ टर्न्स एंड डैश कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए है लार्ज एंड थिक। ऑप्शन बी है लार्ज एंड थिन। ऑप्शन डी है
लेस एंड थिक, ऑप्शन डी है लेस एंड थिन। तो अगर सीरीज फील्ड की बात करें, चाहे डीसी मोटर की बात करें चाहे डीसी जनरेटर की बात करें, तो सीरीज फील्ड का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है। वहीं अगर शंट फील्ड की बात करें तो शंट फील्ड का रेसिस्टेंस जो होता है हाई होता है। तो रेसिस्टेंस सीरीज फील्ड का लो होता है, तो लो होने के लिए हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस लो होने के लिए एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि वो जो कंडक्टर होगा थिक होगा, और रेसिस्टेंस लो होने के लिए नंबर ऑफ टर्न लेस होगा, तो यानी लेस और थिक होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लेस एंड थिक। वही अगर शंट फील्ड की बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न होता और थिन होता। तो इसमें पूछा गया सीरीज फील्ड, तो सीरीज फील्ड में का सीरीज फील्ड का जो कंडक्टर होगा वो थिक होगा और नंबर ऑफ टर्न लेस होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करिए ताकि आपको इससे हैबिट हो जाएगा कि आपको सेंटेंस बनाना सीख जाइएगा। तो आप कमेंट करना ज़रूर सीखिए, कमेंट भी कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको करना क्या है कि डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट देखना है, और तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो डेली आप प्रैक्टिस सेट देखिए, इससे आपको एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि आप कम समय में सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाइएगा। दोस्तों आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन या इलेक्ट्रिकल का ट्रिक सभी चीज़ आपको एक ही चैनल पर मिल जाए। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।